हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्पेशल बैच ऑफ इंजीनियर क्लासेस। आज हम अपना कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रोग्राम का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एक दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर किए। डायनामिक्स के टाइम पे मैंने बताया था कि डायनामिक्स से अच्छे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है दैट इज़ क्वाइट ईजी, जो इतना टफ नहीं रहेगा आपके लिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उसी कंसेप्ट को लेके थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस को लेके आपका कंसेप्ट को लेवल को और इंक्रीज करते हैं। कुछ केएस प्रॉब्लम्स, कुछ इंजीनियरिंग सर्विस की मेंस की प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2000, आप देख सकते हो ये किस एग्जाम में क्वेश्चन है, वो 12 मार्क का क्वेश्चन था मेंस का ये। और आप देखोगे कितना अब क्वेश्चन आपके लिए कितना ईजी है सॉल्व करना, अदरवाइज ये लोगों को समझ ही नहीं आता है वो पूछ क्या रहा है। ठीक, इसने आपको बोला है अ वेलोसिटी वेक्टर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन दिए। पहला पार्ट बोल रहा है स्टेट वेदर वेरीफाई वेदर द क्वांटिटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। वेरी इजी, आपको पता है क्वांटिटी के लिए क्या करता है, कंडीशन क्या दी है उसने, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एंड डिटरमाइन करो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट ए 1,1,1 एंड टाइम 1। दोनों चीजें हमने क्लास में कवर की हैं। अब देखते हैं इस चीज को कैसे लेके जाएंगे आगे। लास्ट ईयर 12 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क बहुत होते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आए कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है दैट v इज इक्वल्स टू सी एक्स 6xt प्लस वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 3t। एंड एज यूजुअल क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करेंगे, आप अपना आंसर निकालेंगे, देन मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करेंगे। अगर सही आंसर आपके आ रहे हैं दैट मीन्स आप सही जा रहे हैं, अगर नहीं निकल रहा देन सोल्यूशन देखो क्या गलती कर रहे हो। अदरवाइज डायरेक्टली यहीं से समझते जाओगे, कोई फायदा नहीं है। वीडियो पॉज करो एंड अपना खुद सोल्यूशन सॉल्व करो, तभी आप कुछ गेन कर पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज ये सेशन लगाने का कोई फायदा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, अच्छा देख के तो समझ आ ही जाएगा। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन प्रूफ करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है कि हमें पता है du बाई डी एक्स, dv बाई डी वाई, dw बाई डी जेड, इन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें du पार्ट कौन सा है, u पार्ट कौन सा है, दिस इज, ये कौन सा है, ये u है, ये v है, और ये क्या है, ये z, ये मेरा w। तो मैं यहां लिख रहा हूं du अपॉन dx। अब देखो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, 6xt प्लस वाई जेड स्क्वायर। 6xt इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू 60 प्लस आगे 0, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस dv बाई डी वाई, यहाँ करता हूँ, लिखता हूँ इसको dv अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3t प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये तो होगा नहीं, कुछ कांस्टेंट की तरह बिहेव करे, आ जाएगा 2xy प्लस 2xy प्लस dw बाई डी जेड। तो d अपॉन डी जेड, w वाली इक्वेशन क्या है, xy माइनस 2xy z माइनस 6tz। जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 0 माइनस 2xy माइनस 60, पुट कर देते हैं, माइनस 2xy माइनस 60 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, मतलब आपकी ये इक्वेशन 0 आ रही है। इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब देख सकते हो कितना इजी इक्वेशन था, 6 नंबर पक्के हो गए आपके। तो अब यहाँ लिखोगे, मैंने इनकम्प्रेसिबल था इसी डेंसिटी वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? यस इट इज सेटिस्फाइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट वो क्या कहता है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट ए 1,1,1। एक्सेलरेशन निकाल के देनी है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, पहले जनरल वे में लिख रहा हूँ ए जेड के कैप। ठीक है, अब हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है मेरे पास 6xt
प्लस वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 3t प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई माइनस 2xyz माइनस 6tz के कैप। ये इक्वेशन मेरे पास है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो एक्सेलरेशन निकालनी है उससे फोर्स किस डायरेक्शन में निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर होगा, u du बाय dx, v du बाय dx मैंने सॉरी dy बताया हुआ क्लास में, w du बाय dz। बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नहीं, दिस इज कन्वेक्टिव पार्ट। यही गलती होती है, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, और du बाय dt भी आएगा, टेम्पोरल पार्ट भी आएगा, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलती हो जाती है। u की इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में u क्या है, इस इक्वेशन में u तो यही फैक्टर है, दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज z w। तो u पूरा लिखते हैं 6xt प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू du बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमें, ये तो एक्स टर्म है ही नहीं, कट जाएगा। 660 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 60 प्लस v कितना है 3t प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू ड्यू बाई डी वाई टर्म, इसमें तो ये 660 कट जाएगा, वाई टर्म यहाँ पर है तो सिर्फ क्या मिलेगा मुझे, z स्क्वायर प्लस w कितना है एक्स वाई माइनस 2xyz माइनस 6tz, ये आ गया w इंटू साथ में क्या लिखा है du बाई डी जेड मतलब इसको z वाला टर्म नहीं कट गया, x इंटू वाई जेड, एक्स इंटू जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z, यहाँ आ जाएगा 2zy या 2yz, कुछ भी लिख सकते हो, एक टर्म रहेगी, प्लस du बाई डी टी। अब t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 6x। पॉइंट्स हमें दिए हुए थे, पॉइंट्स हमारे पास थे 1,1,1 और टाइम t दिया हुआ था 1। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू टी 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये अलग। ऑन सॉल्विंग दिस सब कुछ वैल्यूज पुट करिए, बनेगा क्या, ये बनेगा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस 1 7, 6 आता है यहाँ पर, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से वैल्यू आती है मेरे पास 4 आ रही है, चेक कर लेते हैं कुछ गलत ना लिखा हो। अच्छा t की वैल्यू, t का पॉइंट भी 1 था और उसका पॉइंट भी 1 था, हाँ ठीक है, मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू 6 इंटू t की वैल्यू भी 1, क्लियर। ये सॉल्व किया जब हमने, इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर बनता है यहाँ से, दैट इज 38 यूनिट्स। अब एक बार चेक कर लेना आंसर, इक्वेशन भी चेक कर लेना, कुछ गलत ना लिखा हो। हर एक टर्म को ऐड करके हमारा जो आंसर बनेगा उसको आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेट 38 यूनिट्स। एक बार देख लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेना। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, एक था वेरीफाई करो कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कैसे है, कैसे निकलती है, वो मैंने आपको बता दिया, एंड दूसरा पार्ट क्या था, एक्सेलरेशन निकाल के, तो एक्स डायरेक्शन में जब पॉइंट्स आपके ए पे कितने हैं 1,1,1 एंड टी इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास जो आंसर आएगा, आप एक बार इक्वेशन देख लो, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन निकाली, u du बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी वाई w du बाई डी जेड। v को हमने ये पार्ट में लिखा है, दिस इज v, यहाँ पर ये हमारे पास v आ रहा है, ये v है, ये w आ रहा है,
एंड एक टर्म और थी यहाँ पे मैंने मिस किया, प्लस 6x। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर बनता है, मेरे पास जो आंसर है दैट इज 38 यूनिट्स। अगर कुछ और आंसर आ रहा होगा मुझे बता देना, बट सॉल्व वैसे ही करना है। हर एक पार्ट को ये u लिख के इंटू डी यू बाई डी एक्स करके, फिर v लिख के इंटू डी यू बाई डी वाई करके, इस तरह से फिर सारी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हमारे पास है x y z की 1,1 और t की 1। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा ये केएस 2016 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था। दिस इज ऑल्सो 15 मार्क्स क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसने बोला फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो वेलोसिटी जिसका u आपको दे के रखा हुआ 4x3, v आपको दे के रखा हुआ -12x² ठीक है। इवेल्युएट द स्ट्रीम फंक्शन निकाल के देना और वेलोसिटी, दो पार्ट हैं, मतलब एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। वेलोसिटी टेक साई इक्वल टू 0 एट x0 एंड y0। ठीक है, अब हमें पता है दैट अगर मैं साई को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो वो मुझे क्या देगा, मैंने आपको बताया अगर ये y होता है ये x होता है, तो वो कहता है मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाऊंगा उस एक्सिस से, जहां रुकूंगा उस डायरेक्शन का मैं आपको वेलोसिटी दूंगा। तो ये क्या देगा मुझे, u देगा। सिमिलरली साई को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये x, तो वो कहता है कि जहां मैं 90 डिग्री जाऊंगा, जहां रुकूंगा उस डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी दूंगा। ये वाला एक्सिस माइनस में होता है तो माइनस v। तो मेरे पास u और v है, तो मैं यहाँ पहला वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, करली साई बाय करली y इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 4x3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साई का यहाँ से रिलेशन कितना आ जाएगा 4x³ इंटू वाई। इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कुछ कांस्टेंट इस तरह से बनेगा। ये कांस्टेंट बेसिकली क्या होगा, ये कांस्टेंट y का फंक्शन नहीं होगा, x का हो सकता है, क्योंकि अगर y का हुआ तो फिर वो कांस्टेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। x होगा तो ये अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँ तो वापस ये टर्म बन जाती है y के रिस्पेक्ट में। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, करली साई बाय करली x इज इक्वल टू, माइनस लगाया फॉर्मूले में, और v की वैल्यू कितनी है -12x² ठीक है। करली साई और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद साई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 12x² का क्यूब हो गया डिवाइड बाय 3 इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो साई की वैल्यू यहाँ से आ गई 4x³ प्लस 3। अब दोनों के केसेस में सेम ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो साई फंक्शन है मेरे पास दैट साई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x³ इंटू वाई, 4x³ इंटू वाई, कुछ इस तरह से वैल्यू यही आ रही थी साई फंक्शन। अगर यहाँ पर सपोज ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिफरेंट होती तो मुझे दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बनानी पड़ती, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन आ रहा है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x है, ये वाला जो कांस्टेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ y। ऐसे सोच सकते हो, या आप ऐसे सोच सकते हो कि सर ने यहाँ पे कंडीशन दी है कि साई 0 तो साई 0 तो x 0, तो यहाँ से कांस्टेंट भी 0, इस केस में भी कांस्टेंट 0, तब भी आप निकाल के देख सकते हो। तो साई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4x³ इंटू वाई। ठीक है, कोई माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, देख लेना, क्योंकि आपको पता है करली साई बाय करली वाई किसके बराबर होता है u के, और करली साई बाय करली x किसके बराबर होता है -v के। अब उसने आगे पॉइंट्स हमें दिए हुए, वैल्यूज कितनी दी हैं, वैल्यू दी है 1,2। तो अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी हो तो साई की वैल्यू कितनी आती है 4 इंटू 1 का होल क्यूब इंटू 2, 4 इंटू 1 इंटू 2 8। पर सेकंड पार्ट अगर देखा जाए ये भी आंसर ही है। सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं मुझे वेलोसिटी निकाल के दो, कह रहे हैं मुझे वेलोसिटी निकाल के दो एट 1,2। वेलोसिटी का आपको u फैक्टर दिया और v फैक्टर दिए। वेलोसिटी का u फैक्टर कितना दिया है उसने आपको क्वेश्चन में 4x³, v फैक्टर कितना दिया -12x² y। आपको पता है कि जो नेट वेलोसिटी होती है अगर निकालनी है तो वो होगा u² प्लस v² के बराबर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते पहले u की वैल्यू निकालते हो कितनी आएगी 4 इंटू एक्स, कितना है पॉइंट्स क्या थे मेरे पास 1,2
पॉइंट्स में 1,2 है, 4 इंटू 1 तो ये आ गया, तो ये 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ दूसरा v निकालते हैं, v कितना आता है -12, x कितना x1, y कितना है 2, तो ये आ गया -24। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू बनती है, कुछ वैल्यू बनती है मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 24.33 यूनिट्स। तो इस टाइम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कभी भी अगर आपका भी फर्दर माइंड कभी करे केस का एग्जाम देने का या कोई भी एग्जाम देने का, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा, अगर आप सिविल ऑप्ट करो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और एक सिविल ऑप्ट करो तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है वो। रीज़न, अगर आपके सिविल अच्छे से कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है तो आपको पता है कि जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 15 मार्क का क्वेश्चन है तो कहाँ काट सकता है वो, ज़्यादा से 1 नंबर काट देगा आपकी प्रेजेंटेशन की। लेकिन यही अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर इतना स्कोरिंग रेट इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर सिविल जिनका स्ट्रांग है उनको हमेशा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल ही लेना चाहिए, बिकॉज आंसर निकला, नंबर मिल गए, तो आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने मार्क्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्टिकल वेंचुरीमीटर 40 centimeter into 20 centimeter is provided in a vertical pipe to measure the flow of oil having relative density 0.8। मतलब इसके अंदर जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.8। The difference in the elevation of the throat section and the entrance section is 1 meter, clear? And the direction of flow of oil being vertically upwards, direction of flow जो है वो ऊपर की तरफ है। The oil mercury differential gauge shows a deflection the mercury जिसकी डेंसिटी दी हुई है is equal to, आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल जो मैनोमीटर के अंदर ये जो वैल्यू होती है बेसिकली ये क्या चीज़ है, दिस इज x। ये हमें क्या हेल्प करेगा निकालने में, h निकालने में। क्वांटिटी निकालो ऑयल की हैविंग फ्लोइंग इन द पाइप नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर लॉसेस की बात नहीं कर रहा तो CD की वैल्यू को आपने 1 ही पुट करना है, क्योंकि अगर लॉसेस नहीं हो रहे तो CD भी नहीं होगा। अगर लॉसेस नहीं है तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज, क्लियर? तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी। डिस्चार्ज निकालना और वेंचुरीमीटर साथ में डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ, तो हमें पता है कि जो डिस्चार्ज होता है थ्योरेटिकल वो किसके बराबर होता है, वो होता है, अगर मैं नॉर्मली भी लिखूंगा डिस्चार्ज इसके बराबर होता है, अगर थ्योरेटिकल नहीं एक्चुअल डिस्चार्ज CD इंटू A1 A2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH। और इस केस में H आप नॉर्मली नहीं निकाल सकते, इस केस में H कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया G2/G1 माइनस 1 इंटू एक्स। G2/G1 क्यों किया, 1 माइनस G2/G1 क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें मर्करी है, हैवी है, इसमें लाइट है, तो G2/G1 माइनस 1 इंटू एक्स। क्लियर? यहाँ से H निकाल लेते हैं पहले। H कितना होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 1 इंटू एक्स कितना है 0.4 मीटर। सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आती है 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 1 टू 0.4, 6.4 6.8। 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 1 टू 0.4, 6.4 के करीब करीब आंसर आ रहे हैं, 6.4। H आ गया मेरे पास। ओके, नाउ अब मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक तो ये तरीका होगा फॉर्मूला लिखने का, ठीक है, और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इनको हम एक डाया की रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, CD तो लिखना नहीं, CD की वैल्यू तो 1 ही लेनी बिकॉज नो लॉसेस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CD A2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस D2/D1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH। आराम से लिख सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ इस स्टेटमेंट से A1 कॉमन ले लिया, A1 कॉमन ले लूंगा बाहर तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस A2/A1, इस तरह से ऊपर A1 है नीचे A2 है, मैंने यहाँ से A1 कॉमन ले लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
A2 बाय A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 कट जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। हेल्प फायदा क्या होगा, थोड़ा आंसर जल्दी निकलेगा, ऐसे कोई कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही है। अब मेरे पास ये वैल्यू है, आगे चलते हैं। अब A2 किसके बराबर होगा, A2 निकाल लेते हैं, दैट इज पाई बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, सॉरी 0.4 तो पीछे वाला है, तो आगे क्या होता है, ये इस जगह का है 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है 0.0311416 मीटर स्क्वायर। अब हर क्वेश्चन का अपना साथ साथ आंसर्स भी वेरीफाई करना, क्लियर। और d2/d1 कितना आएगा, d2/d1 आ जाएगा ऊपर 20 नीचे 40, ये कट के आता है 0.5। तो सीधे डिस्चार्ज की वैल्यू देखें अगर, तो डिस्चार्ज का मैंने जो नया फॉर्मूला आपको बताया CD जो 1 हो जाएगा, A2/√1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू 2GH। ऑन सॉल्विंग दिस हमारे पास जो वैल्यू आती है डिस्चार्ज की, सारी वैल्यूज पुट करके आती है 0.3747 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर लिखा होता है इन LPS में अगर आंसर चाहिए, लीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए, ये जो आंसर है वो मीटर क्यूब में, तो आपको पता होना चाहिए 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर है, तो अब आप क्या करोगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई 347.7 LPS। तो इस क्वेश्चन को देने का मकसद क्या था, इस क्वेश्चन को देने का मकसद था आपके साथ ये चीज शेयर करना कि अगर ऐसी चीज आ जाए तो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, तो एच कैसे निकालते हैं। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है, आप ऐसे इस तरीके से निकालना चाहोगे तब भी आंसर आपका परफेक्ट आएगा। बट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में उन्होंने कहा था विच आर द फॉलोइंग इज अ वेंचुरीमीटर फॉर्मूला, ये नहीं पूछा था उन्होंने कुछ इस तरह से डी की टर्म्स पे लिख के दिया था, तो पता होना चाहिए कि इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये MP PSC में क्वेश्चन आया था मेंस के एग्जाम में, सॉरी MP RPPSC में, राजस्थान PSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली 2018 के एग्जाम में। ये भी 15 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या चीज है इसमें सीखने वाली, देखो आपको उसने पहले तो ऑब्वियसली आप खुद ट्राई करोगे, 5 देकर रखा है 3xy, क्लियर। x एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट 1,3 एंड 3,3 देकर रखे, मतलब आपको u देकर रखा है, u नहीं देकर रखा, सॉरी वो निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द डिस्चार्ज बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब ध्यान से देखो, इसमें एक चीज मैंने करेक्शन भी करवानी है, वो भी देखना। डिस्चार्ज की उसने बात कर दी, तो डिस्चार्ज तो मैंने आपको बोला था जब डिस्चार्ज निकालना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज सामने आती है, वो क्या आती है, साइज। कि साइज का डिफरेंस करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा, डिस्चार्ज। बट यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे साइन नहीं दिया, यहाँ पे फाई दिया हुआ, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से साई में जाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉची-रेमन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर सपोज कॉची-रेमन नहीं भी आता माइंड में, तब भी आपको ये पता है कि यार अगर मैं कहीं से साई के फंक्शन से, जैसे हमें पता कर्ली साई बाय कर्ली फाई या डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव यू मिलेगा, साई विद रिस्पेक्ट टू वाई नेगेटिव वी मिलेगा। यहाँ से ये दो टर्म्स मिल गई, इन दोनों को यूज करके मैं साई वाले फंक्शंस में चले जाऊं, वहां से इंटीग्रेट करूं तब भी निकल जाएगा, उसी को कॉची-रेमन बोलते हैं, क्लियर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक क्लैरिफिकेशन एंड एक एरर है जो हमने वेलोसिटी लेक्चर नंबर, आई डोंट नो लेक्चर नंबर क्या था, जिसके अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल डिस्कस किया हुआ है एंड स्ट्रीम फंक्शन डिस्कस किया हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू करना उस लेक्चर को। लास्ट में कॉची-रेमन जहाँ लिखा है शायद वहाँ प्लस माइनस की कुछ गलती की है, तो ध्यान से देखना कि वो क्या गलती हो सकती है, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या चीज इसमें पूछे जा रही है। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x मुझे क्या देगा, -u। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया जैसे 3xy आ जाएगा यहाँ पर, तो ये सॉल्व किया तो ये मानेगा -3y, नंबर 1।
सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस वी। तो डिफरेंशिएट करते हैं 3xy माइनस 3x नंबर 2। क्लियर? अभी मैं यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्या आया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आई, मेरे पास यहाँ से u की वैल्यू है। u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3y -3y, और v की वैल्यू कितनी है, -3x। क्लियर? वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y मुझे क्या देगा, +u। क्लियर? तो इसी के नीचे लिखता हूँ साई विद रिस्पेक्ट टू y -3y हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, -3y। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। तो जैसे ही इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या मिलेगा, साई विद रिस्पेक्ट टू y -3x²/2 प्लस एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा, x का होगा, y का नहीं हो सकता, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में होगा तभी तो डिफरेंशिएट करके वो 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ लिखता हूँ वी नो दैट कर्ली साई बाय कर्ली x वो क्या देगा, -v देगा। तो कर्ली साई बाय कर्ली x माइनस माइनस प्लस 3x। इंटीग्रेट करेंगे अब, साई इक्वल्स टू 3x²/2 प्लस फंक्शन, प्लस पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा, अब x का नहीं होगा, वो किसका होगा, y का। अब इस इक्वेशन में y वाली टर्म मिसिंग है, y वाली टर्म यहाँ पर है, मार्कर चेंज करके बताता हूँ। इस इक्वेशन में x वाली टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म यहाँ पर है। तो जो कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास 5 की बनी, वो क्या बनी, 3x² -3y² डिवाइडेड बाय 2, ये बन रही। तो 3/2 अगर मैं कॉमन लूँ तो x² -y², ये मेरे पास साई इक्वेशन बनी। ठीक है, ओके। अब मुझे उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पॉइंट्स दिए थे 1,3 एंड 3,3। यहाँ लिखता हूँ साई 1 जब 1,3 पे के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं, डिस्चार्ज निकालना है हमें, तो 3/2 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, 3/2 इंटू 1 - 9 -8, और ये कैंसिल आउट हो 4 -12 आंसर आ रहा है यहाँ से, मतलब 12। 5/2 निकालते हैं जिसके पॉइंट्स क्या हैं, 5/2 के पॉइंट्स है 3,3 जैसे वो पुट किया 3/2 इधर x की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आ गया 0। तो हमें जब डिस्चार्ज, लास्ट लिख रहा हूँ मैं, डिस्चार्ज निकालना है, तो वो साई 1 माइनस साई 2 होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो -12 माइनस ये 0, तो मतलब 12 यूनिट्स की, 12 यूनिट्स इज द आंसर। क्या पता वहाँ पे 5/2 - 5 हो, हमारा आंसर क्या आ गया, 12 यूनिट्ट्स। तो जिसका आंसर ये आ रहा है परफेक्टली सॉल्व सही किया आपने, इसका मतलब आपका कॉची रेमन का कंसेप्ट सही है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये वहाँ पर कुछ इक्वेशन प्लस माइनस की गलती है कि स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया था, वो मैंने आपको बताया कि वो मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। वो अगर आपको वो चीज़ नहीं आपने पिक की है तो उस चीज़ को करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट किसका लगाया, इसके अंदर मैंने कहाँ से वेलोसिटी पोटेंशियल को यूज करके स्ट्रीम में गया और वहां से स्ट्रीम का डिफरेंस किया, वो मुझे क्या देता है, डिस्चार्ज देता है। ठीक है, ओके। ये सब अच्छे क्वेश्चन उठाए मैंने, मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बस जो इस टाइम पे टाइम है, शायद आपको इतनी क्वेश्चंस की वैरायटी भी ना मिल पाए, और ना ऑफलाइन क्लासेज होती तो वैरायटीज हमारी काफ़ी ज़्यादा हम आपको देते रहते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है, बट ऐसा क्वेश्चन देना इंपॉर्टेंट था। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बट समझने वाली चीज़ है। इन अ स्टडी फ्लो वेलोसिटी एट ए एंड बी, ए और जो बी हैं दे आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिव। इफ वेलोसिटी वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल के दो। ओनली कन्वेक्टिव बोल रहा है, आपको पता है एक एक्सेलरेशन के अंदर एसी भी होता है और एटी भी होता है।
सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्टिव निकाल के देना। अब पहले खुद ट्राई करोगे आप, वीडियो पॉज करके ऑनेस्टी के साथ, उसके बाद आप सोल्यूशन देखोगे। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट बी वो किसके बराबर होता है, वहां का, मैंने जनरली लिखा हूँ, चलो इसको यू नहीं लिखता हूँ, वी लिखता हूँ, जनरल डी वी बाय डी एस। एस कैन बी एनी डायरेक्शन, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक। मुझे निकालना बी का, तो वेलोसिटी एट बी होना चाहिए। तो वेलोसिटी एट बी कितना है, 6 इंटू 6 माइनस 2, डिफ्रेंशिएट करना है वेलोसिटी को, ऊपर डिफरेंस करना है। डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50, वो सेंटीमीटर में, तो वो कितना हो जाएगा 0.5। तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.5, 6 इंटू हो जाएगा 4 बाय 1/2, 8, 6 8 48 यूनिट्स इज द आंसर। आई होप समझ आया आपको ये क्वेश्चन, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट मैं यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज थी इसमें सीखने वाली, ये अब अभी सॉल्यूशन देखोगे तो लगेगा आसान था, लेकिन ये क्लिक नहीं करते लोग कि अच्छा ये यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लेनी, क्योंकि हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला हमारा किसका, एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव का क्या होता है, एक वेलोसिटी फैक्टर, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ये आ गया वो फैक्टर जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी बोल रहे थे, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बोला था, बी का टीवी को क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2, डिफरेंशिएट किया इन दोनों के बीच का, डिवाइड उन दोनों के बीच का अपार्ट कितना है, वो 50 सेंटीमीटर, तो उसको 0.5 मीटर में किया कन्वर्ट। आई होप इट इज क्लियर। एक अच्छी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकती है। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम जो मैंने मार्क करके रखी हुई है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, बट ये ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत स्टेजेस हैं जहां पर एरर हो सकते हैं, तो हर एक स्टेज को प्रॉपरली हमने सॉल्व करना है। उसने बोला है कि एक 280 ग्राम केजी और 6 मीटर वाइड एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, गेट है बेसिकली। तो जो 6 मीटर वाइड वो हमें दिख नहीं रहा, वो समझो आपकी स्क्रीन के पीछे है। इज हिंज्ड एट बी, तो मैं हिंज पॉइंट्स बना रहा हूं साथ साथ। दिस इज अ हिंज पॉइंट बी, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया ए, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, बना दिया। द गेट इज टू बी ओपन फ्रॉम इट्स लोअर एज, क्योंकि ये तो हिंज है, ए से उठेगा ऊपर को, इस तरह से समझो, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ऐसे उठेगा ऊपर को, ठीक है। फ्रॉम इट्स लोअर एज बाय अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स एट इट्स सेंटर, ये फोर्स लग रही है एफ, जो नीचे से लग रही है। कह रहा है कि ऐसे गेट है, नीचे से फोर्स लगाएगा, इस तरह से जब फोर्स लगाएगा तो ये गेट ऐसे उठ जाएगा ऊपर को। बताओ मिनिमम कितना फोर्स लगे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओपन द गेट, कितना फोर्स नीचे से लगाना पड़ेगा ताकि हम इस गेट को उठा सके। मतलब ये ऐसे, ये ऐसा, यहां से कितना फोर्स लगाएं कि ये गेट उठ जाए। ऑब्वियसली उतना लगाना पड़ेगा जितना ऊपर से लग रहा है, उतने लेवल का लगाएंगे, उससे ज्यादा लगाएंगे तभी वो हिलेगा। अब हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि ये जो पानी का लेवल है, ये पानी इस जगह पर कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस उसने मास भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका अपना वेट भी लग रहा होगा नीचे। क्लियर। कुछ डायमेंशन साथ साथ में लिख रहा हूँ। 0.5 मीटर इसको मार्क कर रहा हूँ, दिस इज 3 मीटर, इसको मार्क करते हैं। ऑनेस्टी के साथ पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करोगे, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, आपको हर एक स्टेप में ध्यान से चलना पड़ेगा। क्लियर। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं और समझते हैं यहां से चीजें। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की आती हैं। अभी इसमें मैंने ये सेम फ्लूइड रखा है, इसमें डिफरेंट फ्लूइड का केस भी आता है, वो मैंने आपको शायद फर्स्ट पार्ट में दिया था, उसका आंसर अभी तक किसी ने निकाला नहीं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी वो, नहीं निकालोगे तो वो ऐसी पड़ी रहेगी वहां पर, जो पूछेगा इंडिविजुअली उसको बता देंगे, वो करेंगे डिस्कस उसके साथ, बट अदरवाइज वो प्रॉब्लम ही रह जाएगी आपके लिए। अब ए और बी की बात कर रहे हैं, ऊपर से पानी इस प्लेट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पानी कितना फोर्स लगाएगा, अब हमें पता है कि पानी जो फोर्स लगा रहा होगा, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा होगा, पहली 2-3 चीजें बेसिक जो आपको बता दूं, जो पानी से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, वो लग रही कहाँ होगी, एट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर। सीजी पे नहीं लगेगी, लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है जो मुझे ए बी पे लग रही है, वो किसके बराबर, रो जी एच सी
इंटू एरिया, ये होगा। और एच सी क्या होता है, ये सेंटर से लेके टॉप तक का डिस्टेंस, दिस इज व्हाट एच सी। यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है 0.5। अगर मैं ध्यान से देखो मेरी फिगर को, अगर मैं ये चीज निकाल लूं, इसको x एज्यूम करके ये x निकाल लूं, तो मेरे को एच सी निकल जाएगा, क्लियर। लेकिन x फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट आपको इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर पता होना चाहिए, तभी x निकल पाएगा। तो मेरे पास पहले ए बी का, ये जो ए बी है, ए बी की ये डायमेंशन कितना है ये निकालते हैं, ठीक है। मार्कर देखते रहना और समझते रहना चीजों को। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल एज्यूम करूं, इसको अलग से बना रहा हूं, ये ए, ये बी, ये एंगल 45, ये 3 मीटर। ए बी निकल जाएगा आराम से, यहां से बिल्कुल निकल जाएगा। ए बी किसके बराबर होगा, ए बी विल बी इक्वल टू 3 अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 45। तो यहां से ए बी की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन साइन 45, 4.24। ए बी मिल गया। अब ए बी जब मुझे मिल गया, तो ए बी के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, 2.12 होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 2.12, क्लियर। अब चाहूं तो मैं एंगल लेके इसको निकाल सकता हूं, या मैं सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच देखूं, तो सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच कुछ इस तरह से बनेगी। यहां देखो, ये ए, ये बी, ये वैल्यू मुझे निकालनी है x, ये मेरे पास 2.12 है, ये मेरे पास 4.124 है, सेंटर ही आ रहा है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ से 1.5, दिख रहा है सामने। अदरवाइज आप एंगल निकाल के निकाल लो, 45 डिग्री लिख लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ से मेरे पास एच सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी विल बी इक्वल टू 1.5 नीचे से प्लस 0.5 ऊपर, क्योंकि मुझे टॉप से निकालना है पानी, एच सी तो मुझे टॉप से होता है, तो होगा 2.0 मीटर, क्लियर। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं रो जी एच सी इंटू एरिया निकालें, तो वो कितना आता है, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, एच सी कितना 2.0 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी यहां से, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया हो जाएगा इसका 6 मीटर वाइड, एंड ये कितना है, ये डायमेंशन कितना है इसका पूरा 4.24। सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे इसको, 1000 इंटू 9.81 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4.24, अप्रोक्सीमेटली ये करीब करीब 500 के करीब आ रहा है। 1000 इंटू 9.81 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4.24 डिवाइड बाय 1000 किलो न्यूटन के लिए। तो मैं 499 है, मैं इसको 500 लेके चल रहा हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। आगे आपका जो आता होगा आप देख लें, किलो न्यूटन इतना फोर्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, क्लियर। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो मैंने बता दी, जो इस पानी कितना फोर्स लगा रहा है इस सरफेस के ऊपर, क्लियर, ओके। अब पानी तो ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक और चीज अगर देखें, पानी ये फोर्स कहां लगा रहा है, दिस फोर्स विल बी एक्टिंग एट सीपी, और सीपी कहीं नीचे होगा यहां पर, और सीपी का वो जो डिस्टेंस होगा टॉप से वो मुझे भी पता नहीं है, क्लियर। तो नेक्स्ट फिगर पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये वाटर लेवल है, यहां पर इस तरह से सेटअप, ये प्लेट ऐसे लगी हुई है यहां पर, क्लियर। अब ये और यहां पर फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एफ है, ये हिंज पॉइंट है बी, और ये मेरा ए पॉइंट है,
ये डिस्टेंस मेरे पास ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस था 3 मीटर, ये डिस्टेंस मेरे पास है 0.5 मीटर। आगे देखो, मुझे निकालना है बेसिकली, मैं इसी फिगर में अगर आपको पहले अच्छे से एग्जामिन करके दिखा दूं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। मुझे बेसिकली निकालनी है ये वाली फोर्स F, ठीक है। और हिंज के अबाउट, ये हिंज है, दिस इज हिंज, दिस इज हिंज, ये B इज हिंज। अब हिंज के अबाउट तो मूवमेंट लेना पड़ेगा ना, तभी तो निकलेगा। अब मुझे पता है कि यार मैं F इंटू ये डिस्टेंस कर लूं तो एक मूवमेंट मिलेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहीं यहां लग रहा होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के नीचे लग रहा होगा CP पे, वहां से लेके मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज लग रही होगी, वो क्या है? 280 ग्राम। वो तो CG से ऐसे डायरेक्ट नीचे लग रहा होगा, 280 ग्राम, सॉरी 280 kg, 280 kg। अब उसको भी मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देख रहे हो कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी ज्यादा चीजें हमें अब आगे यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो मैं इस चीज को ध्यान से यहां पर लिखूं, और मेरे पास 500 आ चुका है, तो मैं इसी चीज को अगर मैं क्लियर करके, ताकि आपके लिए फिगर सामने रहे, F ये आ गया हमारे पास फोर्स वाला पॉइंट, एफ हाइड्रोस्टैटिक। तो F हाइड्रोस्टैटिक के आगे चलते हैं, वो मेरे पास आ गया 500 किलोमीटर। और आप निकालते हैं HP बेसिकली मुझे क्या मिलेगा? HP तो ये मिलेगा ऊपर से नीचे तक। HP किसके बराबर होता है? HC प्लस IXX साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AHC। HC कितना है? 2.0 प्लस IXX कितना होगा इसका? इसका IXX हो जाएगा BD क्यूब बाय 12, रेक्टेंगल की तरह ही तो है, 4.24 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू एरिया कितना होता है? 6 इंटू 4.24 इंटू 2.0 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आता है। ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 और 6 कट जाएगा, 4.24 का स्क्वायर इंटू साइन 45 का स्क्वायर 12 इंटू 2.0 0.37, तो 2 प्लस 0.37 किया तो मेरे पास आंसर आता है 2.37 मीटर। ये मेरा टॉप से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2.37 मीटर। क्लियर? अब इस 2.37 मीटर्स में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं, तो मैं इसको अलग मार्कर से दिखा रहा हूं आपको, 2.37 में से ये 2 माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस मिल गया तो इस ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि एंगल तो 45 है, तो मैं y पार्ट निकाल सकता हूँ, ये वाला बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2.37 माइनस 0.5, बिकॉज वो टॉप से तो मुझे चाहिए नहीं, तो 2.37 माइनस 0.5 1.87, दिस इज 1.87। 1.87 ये एंगल कितना है? दिस इज एंगल 45 डिग्री, इसको y मान लें बिकॉज x हमने पहले लिया हुआ है। तो ये निकाल के मुझे CP का डिस्टेंस टॉप हिंज B से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.87 परपेंडिकुलर एंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम, 1.87 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45, 2 पॉइंट, y की वैल्यू आ रही है 2.64 मीटर। ठीक है, 644 है, 64 ले लेते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट वाइज लिखूं तो मुझे मिल गया जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है इज 2.64 मीटर
फ्रॉम बी। अगर मैं अलोंग ए बी की बात करूं, यहां से यहां तक, क्लियर, यहां से यहां तक, तो एक और चीज हमने क्लियर कर दी, मतलब मुझे ये पता चल गया ये फोर्स कहां लग रही है, क्लियर। तो अब इसको बनाना, देन मैं फिर से इसी फिगर को यहां पर क्लियर करके आपको अगला पार्ट सिखाता हूं। अब बात करते हैं जो इस CG से ये मास आ गया, ये सॉरी ये फोर्स निकालनी है, इस CG से नीचे क्या लग रहा होगा डायरेक्टली, इस CG से डायरेक्टली नीचे इसका वेट लग रहा होगा, क्लियर, वेट लग रहा होगा। अब वो वेट जो लग रहा होगा नीचे, मुझे उसका भी मूवमेंट लेना है, तो उसको वेट को अगर मैं दो हिस्सों में रिजॉल्व करूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा ये आ जाएगा वेट इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा वेट इंटू साइन थीटा। अब वेट साइन थीटा तो हिंज वाली जगह की डायरेक्शन में ही है, तो इसका कोई मूवमेंट लेने का फायदा नहीं, सिर्फ एक कंपोनेंट हमारा काम का, दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा, और डब्ल्यू कॉस थीटा का जो मूवमेंट बनेगा वो सीधे इंटू बी करके बनेगा, जो CG से यहां तक का डिस्टेंस होगा वो हमें पता है, क्लियर। तो अब मैं जो फोर्सेज, ये तो पहले ये बनाया, अब मैं वही फोर्सेज बनाऊंगा जो इन यूज आएंगे, ठीक है। फिर से एक बार इस फिगर को देखो और इस चीज को हम क्लियर करते हैं। मैं वही फोर्सेज बना रहा हूं जो इन यूज आएंगी, एक ये F ऊपर और इसी डायरेक्शन में एक नीचे को लगेगा डब्ल्यू कॉस थीटा। कैंसिल आउट नहीं बोल सकते आप, अभी देखो कैंसिल आउट देखो किस तरह से, अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या चीज बनेगी, वो हमें मूवमेंट लेनी है, फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ये बन रहा था मेरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना था इस बी से, वो मैंने निकाला हुआ है, दैट इज कितना था वो हमारा आई थिंक 2.64 था। तो मूवमेंट अबाउट बी देखें तो पहले FH का देखते हैं, तो FH इंटू ये सीधा यहां तक का डिस्टेंस, वो कितने 2.64, डायरेक्शन क्या है इसकी, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। FW cos थीटा का भी यही डायरेक्शन बनेगा, प्लस W cos थीटा इंटू कितना डिस्टेंस है CG से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस था वो 4.24, तो उसका आधा तो 2.12 इज इक्वल टू नीचे से F फोर्स लग रहा है इंटू 2.12, ये मूवमेंट बन गया। अब देखो 500 इंटू 2.64, यहां पर एक गलती हो सकती है जिसको ध्यान रखना है, W क्या होता है मास इंटू G, cos 45 इंटू 2.12, बाकी फोर्स वही फोर्स इंटू 2.12। मास कितना दिया था क्वेश्चन में उसने 280 kg इंटू 9.81। अब अगर मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये बन जाएगा न्यूटन में, बट मैंने जो यहाँ पर 500 रखा हुआ, ये रखा हुआ किसमें, किलो न्यूटन में। ये भी एक बहुत बड़ा स्टार मार्क कर रहा हूँ जहां पे गलती हो जाती है, या तो इस 500 को भी न्यूटन में रखो, अगर आपको समझ है इतनी तो आपको इस जगह आके इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ये अदरवाइज ये क्या होगा, ये 280 इंटू 9.81 ये न्यूटन है, cos 45 डिग्री और इंटू 2.1। सॉल्व करके देखते हैं और F की फोर्स निकालते हैं कितनी आती है। 500 इंटू 2.64 प्लस 0.28 इंटू 9.81 इंटू cos 45 इंटू 2.12 डिवाइड बाय 2.12, अप्रोक्सीमेटली 624 के करीब आएगा किलो न्यूटन। अब किसी का 623 पॉइंट कुछ आ सकता है, किसी 625 आ सकता है, दैट इज करेक्ट, बिकॉज काफी फैक्टर्स होते हैं, जैसे 500 की जगह एग्जैक्ट आंसर 499 था, वो नहीं लिखा मैंने, तो काफी चीजें होती है जो आपको देखनी होती है। तो 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन किया हमने। पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें HC, हाउ टू कैलकुलेट HC। दूसरी चीज क्या सीखी हमने, हाउ टू कैलकुलेट HP। तीसरा क्या सीखा आपने कि मुझे रिजॉल्व करना पड़े कुछ फैक्टर्स, क्योंकि 280 ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आप खुद सोचो, आप वेट ही नहीं ले रहे इस प्लेट का, आप सीधे क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, इसका मतलब आपको अभी कंसेप्ट ही नहीं पता कि उसका अपना वेट भी तो लग रहा है नीचे। हाँ, स्टेटमेंट में बोलता है नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द प्लेट, तब हम नहीं लेते, अदरवाइज उसने स्पेशली मेंशन कर रहा है, दैट मीन्स आपको वो चीज लेनी पड़ेगी, वो यूज करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस की, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे ये चीज बनी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं वो क्या बोल रहा है हमें। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर आएगी, दिस प्रॉब्लम। A venturimeter is installed in a pipeline 400 mm dia. The throat pipe diameter ratio is 1:1/3. The pressure in the pipeline is 1.045 kg per centimeter square and at throat is 37.5 centimeter mercury. और आगे ब्रैकेट में क्या लिखे? वैक्यूम। क्वेश्चन देने का रीजन यही था, ये वैक्यूम वर्ड के लिए। If 4% of the differential head is lost between gauges, 4% आपका हेड लॉस हो गए। Find the flow in the pipeline. आपको फ्लो निकाल के उनको देना, क्लियर? फ्लो निकाल के आपको देना तो है, वो तो निकल जाएगा, बट मेन चीज जो सीखनी है इस पे वो क्या है? 2-3 टर्म्स। फ्लो निकालने का वेंचुरीमीटर में तो वही फॉर्मूला जो अभी तक यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर का वही फॉर्मूला है जो अभी तक यूज करते हैं। इंस्टॉल किया गया एक पाइप में और उस पाइप का डाया है 400 mm, मतलब जो D1 पाइप है वो 400 mm है, ठीक है। एंड थ्रॉट पाइप डायमीटर उसका रेशियो देके रखा हो, मतलब आपको रेशियो देके रखा है D2/D1 का रेशियो देके रखा है 1/3। थ्रॉट डाया D2 ले लिया मैंने, D1 मैंने पाइप का डाया ले लिया। प्रेशर इन द पाइप, मतलब जहां से पाइप स्टार्ट हो रही है P1 वाली जगह, वहां से जो प्रेशर बन रहा है वो कितना है? 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इस तरह से डाटा पता होना चाहिए। और आगे जाके मर्क्यूरी, वहां का प्रेशर कितना है, और ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ क्या दिया हुआ उसने? हेड की टर्म्स में दिए, ऑफ मर्क्यूरी। और आगे ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है, वैक्यूम। लास्ट लाइन क्या है वो बताऊंगा अभी, डिफरेंट इसका मतलब क्या है अभी आगे देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बोलता है? हमें फ्लो निकालना है, बेसिकली सिंपल। फ्लो निकालने के लिए अगर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला देखूं, CD A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 2GH, लगना यही है फॉर्मूला। क्या आपके पास A1 है, A1 का डाया है तो डाया से A1 निकल जाएगा। क्या A2 है? नहीं, A2 तो नहीं है, लेकिन D2 निकल सकता है। क्या आपके पास H है? ये H है, H हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, फॉर्मूला यही है, लेकिन H डायरेक्टली नहीं दिया। H क्या होता है? दोनों पॉइंट सेक्शंस 1 और 2 का पीजोमीटर डिफरेंस, वो नहीं है। कुछ और भी चीज उसने दी है। क्या आपको CD दिया वो डायरेक्टली? CD नहीं दिया। और कुछ लॉसेस के बारे में बात की, मतलब ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और एक वैक्यूम वाली टर्म। क्लियर? आगे देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बताती है? P1/गामा प्लस V1² 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/गामा प्लस V2² 2G प्लस Z2। अगर कोई लॉसेस ना हो रहे हो तो नहीं लगाना। डेटम के बारे में उसने कोई बात नहीं की तो मैं डेटम काट रहा हूँ, वैसे भी उसका यूज नहीं था। तो बस सिंपली अगर ऐसे लिखो P1 - P2 अपॉन गामा इज इक्वल टू V2² - V1² डिवाइडेड बाय 2G। अब P1 में पहले अलग से निकाल लेता हूँ। P1 मेरे पास कितना है? P1 मेरे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। क्लियर? अपने को प्रेशर kg की टर्म्स में दिया, ρGH इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, मैं इसको किसी और टर्म में कन्वर्ट करूंगा। और P2 मेरे को क्या दिया हुआ है? P2 मेरे पास है 37.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो वैक्यूम है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वैक्यूम अगर लग गया तो माइनस साइन लगेगा साथ में। ये हेड के टर्म्स में है, तो इसको चेंज करते हैं। वो कैसे लिखेंगे? -37.5 अपॉन 100 इंटू 13.6 इंटू 9.81 ρG। क्लियर? ये आ गया रो इंटू जी। अब यहां पर मेरे पास एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, पहले मैंने इसको प्रेशर में कन्वर्ट किया और साथ में इंटू 1000। अब ये 1000 क्या चीज है अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको चेक करते हैं इसका आंसर कितना आता है। 37.5 डिवाइडेड बाय
100 इंटू 13.6 इंटू 9.81, ये कुछ वैल्यू आती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली -50031 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान समझना इस चीज को, हमने क्या किया, हमने हेड वाली टर्म्स को, मैंने आपको बताया था उसने हेड के टर्म में आपको दिया था, मैंने उसका प्रेशर फाइंड आउट कर दिया। हेड दिया था एच दिया था, हमने रो जी से उसको मल्टीप्लाई किया, क्लियर, रो जी से मल्टीप्लाई करके हमने उसको प्रेशर फाइंड आउट किया। 13.6 इंटू 1000, 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81, क्लियर। आगे चलते हैं, मेरे पास यहां से P2 निकल गया, P1, ये दोनों फैक्टर्स। अब P1 के लिए उसने मुझे क्या बोला था, प्रेशर इन द पाइपलाइन इज 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वो प्रेशर है, तो मुझे इसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन में चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है मुझे। तो ध्यान से देखो 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg मतलब मास, मास को न्यूटन में जाना तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है 9.81। अब ये क्या बन गया, अब ये न्यूटन बन गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, 1/100 इंटू 10000, इसको सॉल्व किया, यहाँ से आता है 1.025 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, P2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये जो टर्म उसने देके रखी है आपको, इट इज गिवन इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी मास, kg क्या है, मास का यूनिट है, तो मास दिया हुआ है, आपको पता है ये चीज गामा क्या होता है, रो इंटू जी, क्या वेट क्या होता है, मास इंटू जी, मास इज इन kg, और उसको g से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो यहाँ पर न्यूटन बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे ये दोनों वैल्यूज P1 P2 के यहाँ पुट करें और गामा से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 15.55 मीटर। यहाँ क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो P ये टर्म बेसिकली किसके बराबर है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज h, आपको पता है ये h ही तो है। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे यहाँ से h मिल गया। तो मेरे पास P1 माइनस P2 डिवाइड बाई गामा की वैल्यू आ गई 15.55 मीटर। क्वेश्चन में CD मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में CD मेंशन नहीं है, CD मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, H माइनस HL डिवाइड बाई H, H माइनस HL डिवाइड बाई H, H कितना है मेरे पास यहाँ पे 15.55 माइनस डिवाइड बाई नीचे भी 15.55, लॉस कितना हो रहा है, 4% ऑफ द डिफरेंशियल हेड इज लॉस्ट, 4% ऑफ 15.55, क्लियर, 4% ऑफ 15.55, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, h माइनस 0.04 टाइम्स ऑफ h अपॉन h, तो वो बनता है हमारे पास 1.96 0.96 अंडर रूट में पॉइंट, ये देखो बाकी एच तो कट जाता है 0.98, सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 0.98, मतलब CD की वैल्यू 0.98। वो वैसे भी वो वेंचुरी मीटर के लिए आपको पता है 0.98 ही होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉसेस ना दिए तो ऐसे मेंस का क्वेश्चन होता है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज CD तो आपको पता है ये 0.98 है। CD मेरे पास आ चुका है D2 बाई D1 1/3 के बराबर है, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D1 कितना था 40 था, आई गेस 400 था, सॉरी 400 था, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.4 डिवाइड बाई 3, तो D2 की वैल्यू की 0.4/3। तो सारे टर्म, अब देखो मेरे पास कौन सी टर्म मिसिंग है, CD मैंने कैलकुलेट कर लिया, अलग मार्कर से दिखाता हूँ, CD मैंने कैलकुलेट कर दिया, A1 का डाटा मेरे पास है, A2 का डाटा मेरे पास है, H मेरे पास है, तो या तो आप ये कंसेप्ट लगाओ और आंसर निकालो, या आप दूसरे तरीके से कर लो, जैसे मैंने एक और तरीका बताया आपको, डिस्चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, डिस्चार्ज इज इक्वल टू CD, अगर आप A1 रखते हो यहाँ पर
A2 रखते हो डिवाइडेड बाय, यहाँ से नीचे क्या होगा 1 माइनस A2 बाय A1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH, इस तरह से। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो A2 पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, A2 क्या है A2 बाई A1, देखो पाई बाय 4 D2 स्क्वायर पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। तो पाई बाय 4 कैंसिल आउट, बचेगा क्या D2 बाय D1 का स्क्वायर। ऑलरेडी वैल्यू है आपके पास, A2 का डायमीटर आप निकाल दिया, आपको D2 निकाल के दे दिया। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन, H आपने निकाल लिया हुआ, ये सॉरी H ये नहीं था, H आपने निकाला हुआ, दिस इज H। तो ये इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप आंसर सॉल्व करना, इसका आंसर आता है 0.2393 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो सीखने वाली चीजें क्या थी इसमें, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, जो आपने भी ध्यान रखना, दीज टू टर्म्स क्लियर, इनकी हेल्प से। और H डायरेक्टली ना दिया हो तो बर्नौली इक्वेशन कैसे यूज करके हम H निकाल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 9th क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बेसिक क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन है। एक ऑरिफिस मीटर दिया हुआ है जिसका CD आपको देख के रखे, और ऐसे भी पता है ऑरिफिस मीटर का CD 0.6 के करीब होता है। इस सब्स्टिट्यूटेड बाय वेंचुरी मीटर, उसकी जगह वेंचुरी मीटर लगा था, वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट किया जिसका CD के 0.98। इन द पाइपलाइन कैरिंग अ क्रूड ऑयल हैविंग अ सेम थ्रॉट डायाज वगैरह सब सेम एज दैट ऑफ ऑरिफिस फॉर द सेम फ्लो रेट, डिस्चार्ज भी सेम। द रेशियो ऑफ प्रेशर ड्रॉप मतलब H फॉर द वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर इज, पहले इसके लिए लिखते हैं, इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सेम CD ऑफ ऑरिफिस, O फॉर ऑरिफिस, A1 A2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 2GH ऑफ कौन सा ऑरिफिस। इस तरफ देखें, Q इज इक्वल्स टू CD ऑफ वेंचुरी मीटर A1 A2 डिवाइड बाय A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GH ऑफ कौन सा वेंचुरी मीटर। ये क्वेश्चन आज के टाइम पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आ सकता है और आपको ये आंसर पता होना चाहिए। उससे बोला डिस्चार्ज सेम, अगर मैं दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, एंड दोनों को मैं अगर डिवाइड करूं तो Q अपॉन Q आ जाएगा, जो कट जाएगा, CD ऑफ ऑरिफिस अपॉन CD ऑफ वेंचुरी, A1 बाई A2 ये सब कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 2GH ऑफ ऑरिफिस डिवाइडेड बाय 2GH ऑफ वेंचुरी मीटर। डिस्चार्ज भी कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू CD ऑफ GG वाली टर्म भी कैंसिल आउट, CD ऑफ ऑरिफिस अपॉन CD ऑफ वेंचुरी मीटर, H ऑरिफिस अपॉन H वेंचुरी मीटर। यहां से मुझे क्या चीज मिल रही है, मुझे H निकालने, तो मैं लिख सकता हूं H ऑरिफिस अपॉन H वेंचुरी मीटर इज इक्वल टू CD वेंचुरी मीटर अपॉन CD ऑरिफिस का होल स्क्वायर। ऑरिफिस वाली CD का होल स्क्वायर कितना आता है, अब उसने बोला क्या था, व्हाट इज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ वेंचुरी मीटर अपॉन ऑरिफिस, उल्टा लिखा है मैंने ऑरिफिस ऊपर है, वेंचुरी नीचे लिखा है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, H वेंचुरी अपॉन H ऑरिफिस। तो ऊपर CD ऑरिफिस का कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, अगर इधर वेंचुरी लिखा है तो ऊपर ऑरिफिस का 0.61 डिवाइड बाय 0.91 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.387। ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर ड्रॉप्स ऑफ वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर, या उल्टा। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से निकाला। तो मैंने एक चीज यहाँ से क्या डेवलप की, हमने ये डेवलप किया कि CD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ H1 CD1, कोई भी CD अगर है तो इसको मार्क कर लेता हूं, CD1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ H1। ऐसे दो CDs होंगे, रेशियो यूज करके आप निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, एक अच्छी चीज आपने सीखी यहाँ पर भी। 0.387 इज द आंसर। ओके, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम हमारी आज की। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम मैंने उठाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी थी इसमें, एंड एक अच्छी प्रॉब्लम भी थी जो फर्स्ट घूमे से समझ नहीं आते। क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेम सेक्शन नॉर्मल टू द पेपर submerged into the fluid consist of square, ये आ गया स्क्वायर, of sides 2 मीटर 2 मीटर,
एंड ट्राइंगल, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। ट्राइंगल का ये साइड x है, इज हिंज्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर, इज हिंज्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर, ये मैंने हिंज पॉइंट बना ली, दिस इज हिंज, जो ऊपर से कितना नीचे 1 मीटर, इज हिंज्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर below the fluid surface. If the object is to be kept in the position as shown in the figure, what should be the value of x? ये x find out करके देना। क्लियर? अब एक फोर्स यहां से ऊपर लग रही होगी और एक फोर्स यहां से ऊपर लग रही होगी, इसको मैं F1 बोलता हूं, इसको मैं F2 बोलता हूं। क्लियर? अगर इन दोनों फोर्सेस का मैं मूवमेंट लूं इस पॉइंट के अबाउट और वो मूवमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब F1 इंटू ये डिस्टेंस जो कितना होगा वो भी बात करते हैं। F1 इंटू कोई डिस्टेंस, अगर क्योंकि इसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है ये वाला, इज इक्वल टू F2 इंटू ये वाला डिस्टेंस। अगर ये दोनों तरफ से बराबर है, मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो ये स्टेबल रहेगा अपनी जगह पे। ये तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी रखें सो दैट वो अपनी पोजीशन पर ही रहे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को F1 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और F2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई कर देना होगा इन डिस्टेंसेस से। ये जो फोर्स F1 ऊपर को लग रही है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल, पहला F1 वाला जो है ये आ गया मेरी जो स्क्वायर फिगर है, F2 मेरा आ गया फॉर ट्राइंगुलर के लिए। ठीक है, F1 इंटू, अब ये F1 स्क्वायर है, ये प्लेट देखो, स्क्वायर वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे से, पानी का प्रेशर लग रहा होगा, वो उसके सीजी पे लगेगा, दैट स्क्वायर फिगर के, और स्क्वायर फिगर का सीजी इस जगह से कितना दूर होगा 1 मीटर पे, क्योंकि वो ये सेंटर पे लगता है। तो F1 इंटू 1 इज इक्वल टू F2 इंटू, अब ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल के सीजी पे लगेगा। ट्राइंगल का सीजी कहां पर होगा, ट्राइंगल का सीजी यहां से कितना होगा x/3, क्योंकि आपको मैंने बताया ट्राइंगल का एक एक्सिस से x/3 होता है, दूसरी जगह से 2x/3, ये h की टर्म में बोलोगे तो h/3 2h/3 लेक्चर्स में कवर किया हुआ, इंटू x/3। अब बात करते हैं फोर्स की। F1 कितना है, F1 होगा रो जी इंटू रो जी HC इंटू एरिया। HC कितना होगा, HC इसका होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान देखो, 2/2 आधा इंटू एरिया कितना होगा 2 इंटू 2, ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी। यहां पर ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये क्या, कैसे बनाई ये टर्म हमने, हाफ ऑफ रो जी, सॉरी हाफ रो जी इंटू 2/2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको एक इस तरह से लिखूं, इसको रिमूव करके एक बार फिर से लिखूं, थाउजेंड इंटू 9.81, ये आ गया रो इंटू जी, इंटू फोर्स निकालनी, फोर्स किसके बराबर होता है बेसिकली, वो वेट के बराबर ही है, 2 इंटू 2, ये आ गया एरिया, इंटू, अब इसका कोई पीछे का क्रॉस सेक्शन डायमेंशन भी होगा, उसको लिख लो थर्ड डायमेंशन, रो जी इंटू वॉल्यूम लिखा मैंने। ठीक है, इंटू 1, ये 1 कैसे आया, इस 1 को दिखा सकता हूं मैं 2/2 इज इक्वल टू, फिर से वही रो इंटू जी इंटू एरिया, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस कितना है, ये बेस यहां से लेके यहां तक कितने 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक x एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन इंटू x/3। रोजी और ये रोजी कट गया, 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, थर्ड डायमेंशन कट जाएगा, इधर क्या रहेगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √12, √12 लिखो या 2√3 लिखो, इज द आंसर। समझना इस चीज को, एक बहुत ही अच्छी चीज थी ये,
और इतना मुश्किल नहीं है। बस समझने की चीज क्या है कि ये पानी में पड़ा हुआ तो एक जो अपवर्ड फोर्स में बाउंड फोर्स जो लग रहा है ऊपर को वेट के बराबर ही होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर फिर से इस चीज को दिखाऊं तो मैंने क्या लिखा है बेसिकली, मैंने ये वेट लिखा है, किसका वेट, स्क्वायर का वेट, और ये किसका वेट लिखा है, दिस इज वेट ऑफ ट्राइंगल। मैंने लिखा रो जी इंटू एरिया, एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन पीछे का होगा, क्योंकि वो जो इसका डायमेंशन होगा और इसका सेम ही होगा, इंटू जो मूवमेंट मेरे को बनाना था, ये फोर्स यहाँ लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट वो आ गया 2/2। दूसरी तरफ से रो जी इंटू एरिया हाफ ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू थर्ड डायमेंशन काटा, इंटू ये कहाँ लग रहा था, ये यहाँ लग रहा था, इंटू इसका कितना आ जाए x/3। तो बुक में अलग तरीके से किया हो सकता है, बट आप ये अप्रोच समझना, मतलब मैंने इस फिगर को स्प्लिट किया एक स्क्वायर में एंड एक ट्राइंगल में, देन दोनों का अपना अपना मूवमेंट लगा के चेक किया। तो मतलब अगर जब तक x की वैल्यू इतनी है तब तक ये स्टेबल है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रोग्राम का पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने अप टू डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड कुछ पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा हो किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम्स एज यू कैन, ताकि आपका एक लेवल अच्छा बनता जाए विद टाइम। ठीक है, सिर्फ लेक्चर लगा के काम नहीं चलेगा, लेक्चर लगाने के बाद डबल एफर्ट लगाओ, जितने क्वेश्चन मिलते हैं अलग अलग बुक्स अप्रोच करो, कोई बेसिक बुक्स अप्रोच करो, कोई अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स अगर आप इस टाइम पे अपने जहाँ पे आपको मटेरियल पड़ा वहाँ नहीं हो, कहीं होम टाउन पे हो, तो जो जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वहाँ से क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि अभी कितना और इंप्रूवमेंट करना हमें पड़ेगा। क्लियर? तो हमारा यहाँ कंसेप्ट टू क्वेश्चन प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है इस टॉपिक के रिलेटेड आप मेरे को डिस्कस करो, मेरे से बताओ मेरे को कि सर ये इश्यूज आ रहे हैं, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए सेफ डे।